हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 13 अगस्त। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 13 अगस्त 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो अगर पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और डिटेल के साथ अगर आप क्विज चाहते हैं तो ये आपको मिलेगा एमजेटी ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एमजेटी लिख करके सर्च कीजिएगा, आपको ये एप्लीकेशन मिलेगा और वहां से आप डाउनलोड करके बिल्कुल फ्री में पीडीएफ और फ्री में क्विजेस प्राप्त कर सकते हैं। आप हमारे ई बुक्स और वीडियो कोर्सेज को भी यहाँ से ले सकते हैं। अच्छा दोस्तों, टेक्स्ट बुक का फ्लैश सेल ऑफर चल रहा है। इसके तहत अब केवल 24 घंटे बचे हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ 400 रुपए में दोस्तों टेक्स्ट बुक पास मिलेगा एमजेटी कूपन कोड एंटर करने पर। 100 रेट का डिस्काउंट मिलने वाला है। अब केवल 24 घंटे इसके लिए बचे हुए हैं। चलिए, तो आप इसे ले सकते हैं और आप 580 प्लस एग्जाम के लिए अपना मॉक टेस्ट लॉक कर पाएंगे। और इन सभी एग्जाम्स के लिए मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर एक ही जगह पर मिल जाएगा और आप इन सबको सॉल्व करके अपना रैंक वगैरह, अपना स्टेटस, पढ़ाई का क्या अभी आपका स्टेटस चल रहा है, उसको चेक कर पाएंगे। तो कूपन कोड एमजेटी यूज करना मत भूलना, जिससे आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाए। चलिए, अब बात करेंगे 12 अगस्त 2022 के क्विकली रिवीजन की। तो दोस्तों, नीतीश कुमार जी ने 8वें मुख्यमंत्री के रूप में, 8वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में, 8वें नहीं सॉरी 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। और वहीं तेजस्वी यादव ने उप मुख्यमंत्री की शपथ ली है। जम्मू कश्मीर की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रवास योजना शुरू करी गई है। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, इन्होंने रस्टी स्काइज एंड गोल्डन विंड्स नामक पुस्तक का विमोचन किया है। भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश दोस्तों उदय उमेश ललित जी बनेंगे। और आर के सिंह ये लोकसभा में बिजली संशोधन विधेयक पेश किए हुए हैं। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल लाए हुए हैं और इसके बारे में कल मैंने आपको अच्छे से समझाया था। रांची में दोस्तों झारखंड जनजातीय महोत्सव आयोजित हुआ और इंडियन आर्मी ने हिम ड्रोन एथॉन नामक कार्यक्रम शुरू किया है। वहीं फेडरल बैंक ने बैंक के नए टैक्स प्लेटफॉर्म पर पेमेंट गेटवे सूचीबद्ध करने वाला ये पहला बैंक बन गया है। और नए टैक्स या इनकम टैक्स प्लेटफॉर्म पर कह सकते हैं हम लोग। और वहीं तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भवानी देवी ने गोल्ड जीत लिया है। ये तो टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से, जिनका आपने रिवीजन कर लिया है। अब हम लोग आज के दिन के शानदार क्वेश्चन की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? तो इंटरनेशनल यूथ डे अगर पूछा जाए दोस्तों, तो अब आप बताएंगे प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है। और वहीं अगर यहाँ पर नेशनल यूथ डे होता अगर, तब आप क्या बताते? तब आप बताते ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की याद में दोस्तों मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी की याद में मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। जबकि इंटरनेशनल यूथ डे ये 12 अगस्त को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। क्लियर है बिल्कुल? तो दोनों 12 तारीख से है, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए याद करने में। इंटरनेशनल यूथ डे यहाँ पर आप देख पाओगे। इसकी थीम क्या है? इसकी इस बार की थीम है दोस्तों इंटर जनरेशनल सॉलिडेटरी क्रिएटिंग ए वर्ल्ड फॉर ऑल एजेस, यानी अंतर पीढ़ीगत एकजुटता, सभी उम्र के लिए एक दुनिया बनाना। तो सन 2000 से ये दिवस मनाया जाना शुरू हुआ है 12 अगस्त को। क्लियर? याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट डेट है। अब अगस्त महीने में और कौन कौन सी महत्वपूर्ण दिवस आए हुए हैं? एक तो वर्ल्ड लैंड कैंसर डे और WWW डे, ये मनाया गया 1 अगस्त को। हिरोशिमा डे 6 अगस्त को, भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को, विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को, और वहीं वर्ल्ड बायोफ्यूल डे यानी कि विश्व जैव ईंधन दिवस ये 10 अगस्त को मनाया गया। 10 अगस्त को ही विश्व शेर दिवस भी मनाया गया। अच्छा, 12 अगस्त को दोस्तों विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। विश्व हाथी दिवस ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। क्लियर? चलिए, 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। अगला, निम्न में से किसने नया वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में स्पार्क नाम का एक नया वर्चुअल स्पेस म्यूजियम लॉन्च किया है इसरो ने। इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने इसे लॉन्च किया है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, न्यू वर्चुअल स्पेस म्यूजियम लॉन्च्ड बाय इसरो। स्पार्क इसका नाम है। इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ जी ने इसका उद्घाटन किया है। यहाँ पर आप देख पाओगे, यहाँ पर बीच में आपको ए जो दिख रहा है ना, ये इसरो का सिंबल है और इस हिसाब से भी आप पहचान सकते हो अगर कहीं आपको स्पार्क लिखा दिख जाए तो। ओके, फिलहाल ये स्पेस टेक पार्क जो है दोस्तों, ये 3D होगा, 3D वर्चुअल स्पेस टेक पार्क होगा, इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें क्या होगा? इसमें इसरो का जो भी मिशन है, जो भी सैटेलाइट वगैरह है, उसके लिए एक म्यूजियम होगा, मतलब उसके लिए एक प्रदर्शनी की जाएगी। ठीक है, तो ये वर्चुअल होगा, मतलब
ओरिजिनल तो रॉकेट या सैटेलाइट तो रखे नहीं जाएंगे, हाँ उसका प्रदर्शनी किया जाएगा, जैसे कि गगनयान मिशन है या फिर चंद्रयान 2 जो लॉन्च हुआ था वो कैसे था, क्या क्या चीजें हुई, और ये सारी चीजें वहां दिखाई जाएंगी। इसके लिए म्यूजियम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो सैटेलाइट गैलरी है, एक लॉन्च व्हीकल गैलरी है। लॉन्च व्हीकल गैलरी में ये बताएंगे कि अपना जो PSLV है उसका क्या इतिहास रहा है, वो कैसे वर्क करता है, और GSLV जो है उसके बारे में, और अभी रिसेंटली SSLV आ रहा है, ठीक है, जिसका एक मिशन तो फिलहाल के लिए भी फेल हो गया है, लेकिन अगला वाला मिशन भी जल्दी आने वाला है। ये सभी चीजें यहाँ पर दिखाया जाएगा। सैटेलाइट गैलरी में सैटेलाइट वगैरह के बारे में दिखाया जाएगा, आर्यभट्ट पहली सैटेलाइट थी, वहां से लेकर आज तक कैसे कैसे इसरो ने सैटेलाइट्स वगैरह लॉन्च किए, कैसे क्या किया। एक टाइम पर 104 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च करके इसरो ने इतिहास रच दिया था। तो ये सभी चीजें यहाँ पर दिखाई जाएंगी। क्लियर है? आपको पता होगा दोस्तों, ऐसे ही मिलता जुलता अभी एक म्यूजियम टाइप का ही, वहां पर प्रदर्शनी टाइप का ही आयोजित हुआ था त्रिपुरा में, याद तो होना चाहिए आपको, ठीक है ना, वहां पर अभी आयोजित हुआ था। इसरो के बारे में जो अभी चर्चे में आए थे कुछ पॉइंट्स, उनको हम लोग रिवाइज करेंगे। देखिए त्रिपुरा वाला पॉइंट जो मैं आपको बता रहा था, स्पेस ऑन व्हील, इसको इसरो ने लॉन्च किया है त्रिपुरा में। इसरो ने उपग्रह प्रक्षेपण से यानी सैटेलाइट लॉन्चिंग से 27.9 करोड़ अमेरिकी डॉलर कमा लिए हैं अभी तक। एक रिपोर्ट के सामने बारे में ये बताया गया, लोकसभा में एक रिपोर्ट आई थी। SSLV D1 रॉकेट मिशन अभी फेल हुआ है। SSLV क्या है? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूँ। और ये अगला रॉकेट, इसका अगला परीक्षण बहुत ही जल्द होगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी ही तैयार हो जाता है। कॉफी बोर्ड ने जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए इसरो के साथ समझौता किया था। इसरो के बारे में स्टैटिक्स की बात करेंगे अगर, तो दोस्तों इसकी स्थापना 15 अगस्त के दिन 1969 को हुई थी। डॉक्टर S सोमनाथ जी इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। अगला 44वें शतरंज ओलंपियाड के ओपन सेक्शन में किस देश ने गोल्ड मेडल जीता? देखिए शतरंज ओलंपियाड के बारे में कल भी हम लोगों ने चर्चा करी हुई थी, लेकिन थोड़ा सा आज और डिटेल में जानेंगे, क्योंकि कारण यह है कि इस पर सिल्वर गोल्ड ये सभी चीजें पूछी जा सकती हैं। क्योंकि पहली बार भारत में हुआ था, इस वजह से 2 दिन में इसको डिस्कस करना तो बनता ही था। फिलहाल शतरंज ओलंपियाड जो अभी चेन्नई में हुआ, कहाँ पर हुआ ये तो आपको पता होना चाहिए, चेन्नई में हुआ, भारत में पहली बार हुआ। और इसने गोल्ड मेडल जीता दोस्तों उज्बेकिस्तान ने। हालांकि इसके बारे में मैंने कल बताया था आपको, उज्बेकिस्तान ने गोल्ड जीता है। गोल्ड 44वां शतरंज ओलंपियाड में उज्बेकिस्तान ले गया, और 2 ब्रॉन्ज इंडिया को आए, एक तो महिलाओं वाली कैटेगरी में और वो एक पुरुषों वाली कैटेगरी में, ठीक है ना। तो यानी दोनों सेक्शन में इंडिया जो टीम थी वो ब्रॉन्ज पाई हुई है। वहीं पर अगर बात करें तो विमेन सेक्शन में यूक्रेन को गोल्ड मिला है, और मेन सेक्शन में उज्बेकिस्तान को गोल्ड मिला है। जॉर्जिया को सिल्वर मिला है, लेकिन जॉर्जिया ने विमेंस कैटेगरी में जीता है। अगर मेन कैटेगरी में पूछा जाए तो आर्मेनिया की टीम ने मेंस कैटेगरी में जीता हुआ है सिल्वर। एक देखो यहाँ पर ओवरऑल मैं ब्रीफ आपको बता दे रहा हूँ, एक तो हुआ मेन कैटेगरी, एक हुआ विमेन कैटेगरी। ओके, तो मेन कैटेगरी में उज्बेकिस्तान ने गोल्ड जीता है। किसने? उज्बेकिस्तान ने गोल्ड जीता है। और विमेंस कैटेगरी में यूक्रेन ने जीता है गोल्ड, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर गोल्ड हो गया। सिल्वर की अगर बात करेंगे, सिल्वर दोस्तों आर्मेनिया ने जीता है, और यहाँ पर सिल्वर जो है जॉर्जिया ने जीता है, ठीक है। और अगर ब्रॉन्ज की बात करें तो ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर इंडिया टीम ने जीता है, इंडिया बी टीम ने, और यहाँ पर इंडिया ए टीम ने जीता है। क्लियर है बिल्कुल? तो ये है पूरा मेडल का एक प्रकार से टेबल, समझ लो ये टॉप 3 ही पूछा ही जाना है। चेन्नई में ये आयोजित हुआ 28 जुलाई से 9 अगस्त के बीच में ये चला, और ये फाइड के द्वारा चुना गया। और फाइड के अभी वाइस प्रेसिडेंट कौन चुने गए हैं? रिसेंटली चर्चे में आया था, फाइड के वाइस प्रेसिडेंट दोस्तों चुने गए हैं विश्वनाथन आनंद। और फाइड के प्रेसिडेंट दोबारा से शौकत मिर्जियायेव को चुना गया है। उज्बेकिस्तान ताशकंद में इसकी कैपिटल है, करेंसी होती है इसकी सोम। क्लियर? और पहली बार रिले प्रतियोगिता ओलंपियाड में, शतरंज के ओलंपियाड में यहीं से शुरू करी गई है, भारत में ही। ओके, तो उद्घाटन और समापन समारोह जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इसका हुआ है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 600 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने? तो वो बन गए दोस्तों किरण पोलार्ड ने अभी रिसेंटली अपना 600वां T20 मैच खेला है। 600 T20 मैच खेलने वाले ये दुनिया के इकलौते और पहले खिलाड़ी हैं। किरण पोलार्ड आपको पता होगा दोस्तों, ये वेस्ट इंडीज के हैं। यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से दिख जाएंगे। ये मुंबई इंडियंस की तरफ से ये IPL में खेलते हैं, और सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी तो इनको यहीं से मिली। किरण पोलार्ड
ठीक है, तो ये इकलौते ऐसे इंडिविजुअल क्रिकेटर हैं जिन्होंने 600 टी20 मैच खेल लिए हैं। ये लीग मैचेस बहुत ज़्यादा खेलते हैं, दुनिया भर के लगभग सभी लीग मैचेस में इनका रोल रहता है, जाकर के ये खेलते हैं। और हालांकि आईपीएल तो सबसे बड़ा है लीग मैचेस में, अगर क्रिकेट की बात करें तो आईपीएल उसमें सबसे बड़ा है, तो आईपीएल से ही इनको प्रसिद्धि भी मिली है। फिलहाल ये 600 टी20 मैच अपना कंप्लीट कर लिए हैं और 600 टी20 मैचों में 31.34 की औसत से 11,723 रन बनाए हैं इन्होंने। वेस्ट इंडीज के पूर्व खिलाड़ी हैं, पूर्व यहाँ पर इसलिए लिखा है क्योंकि वहां से ये संन्यास ले चुके हैं सभी फॉर्मेट से। ओके, अगला देखते हैं। यूईएफए सुपर कप 2022 किसने जीता है? इसको जीत लिया दोस्तों रियल मैड्रिड ने। रियल मैड्रिड ने एनरिच फ्रैंकफर्ट को हरा करके जीत लिया है यूईएफए सुपर कप, यूई सुपर ए कप। यहाँ पर आप देख पाओगे और इन्होंने अभी जो हेलसिंकी फिनलैंड में आयोजित हुआ था उस मैच में इन्होंने इस सीजन की पहली ट्रॉफी जीत ली है। किसको हरा करके? एनरिच फ्रैंकफर्ट को हरा करके, ठीक है, रियल मैड्रिड ने। अच्छा, रियल मैड्रिड जो है ये पिछली बार की चैंपियंस लीग विजेता भी है और इसने रियल मैड्रिड ने ही यूरोपा लीग की जो विजेता है, यूरोपा लीग एनरिच फ्रैंकफर्ट ने जीता था, इसकी टीम को हरा करके 5वीं बार अपना खिताब जीत लिया है रियल मैड्रिड ने। आयोजन कहाँ हुआ था? हेलसिंकी फिनलैंड में। किस खेल से संबंधित है ये? फुटबॉल से है, फुटबॉल से है, ठीक है। फुटबॉल से रिलेटेड मैंने आपको अभी बताया था, एक हुआ था दोस्तों यूरो कप और एक हुआ था कोपा अमेरिका, कोपा अमेरिका। तो यूरो कप जीता दोस्तों इटली ने यूरो कप जीता और कोपा अमेरिका कप जीता अर्जेंटीना ने। ये दोनों आप याद रखेंगे, अर्जेंटीना, ठीक है। कैसे याद रखेंगे? कोपा अमेरिका देखो लंबा नाम है तो लंबा नाम अर्जेंटीना भी आपको दिख रहा है। यूरो कप जो है छोटा नाम है, आप छोटा नाम इटली कर सकते हैं। अगर आपको इटली और अर्जेंटीना पता है लेकिन दोनों में कंफ्यूज हो तो आप इस हिसाब से आप समझ सकते हो। इसके अलावा दोस्तों फीफा क्लब विश्व कप हुआ था, फीफा क्लब विश्व कप याद रखिएगा, फीफा विश्व कप नहीं, फीफा वर्ल्ड कप नहीं, फीफा क्लब वर्ल्ड कप। और फीफा क्लब वर्ल्ड कप जो होता है ना वो फीफा वर्ल्ड कप के जस्ट पहले होता है। इसको किसने जीता है? इसको जीता है चेल्सी ने। किसने? चेल्सी की टीम ने इसको जीता हुआ है। तो ये तीनों आप याद रखेंगे। बल्कि फीफा वर्ल्ड कप की अगर बात करेंगे तो फीफा वर्ल्ड कप अभी आयोजित हुआ नहीं है, ये होगा कहाँ पर होगा? कतर में होगा आयोजन, ठीक है ना। इसको आयोजन लिख दे रहा हूँ। अब फीफा के बारे में वैसे मैंने आपको एक वीडियो दी हुई है, आप उसको देख सकते हैं, यहाँ पर मैं कार्ड छोड़ दूंगा। उत्तराखंड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? उत्तराखंड के नए ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं दोस्तों ऋषभ पंत। हालांकि ऋषभ पंत को इससे पहले भी बनाया जा चुका है उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर। ऋषभ पंत के अलावा दोस्तों वंदना कटारिया को भी बनाया जा चुका है। वंदना कटारिया आपको पता होना चाहिए कि ये हॉकी प्लेयर हैं और ओलंपिक में हैट्रिक लगाने वाली, हैट्रिक गोल लगाने वाली इकलौती ये महिला खिलाड़ी हैं। इसके अलावा अक्षय कुमार को भी बनाया था उत्तराखंड ने, अक्षय कुमार को भी बनाया था अपना ब्रांड एम्बेसडर और अब ऋषभ पंत को एक बार फिर से बना लिया है उत्तराखंड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, विकेट कीपर बैटर ऋषभ पंत अपॉइंटेड उत्तराखंड स्टेट ब्रांड एम्बेसडर। ये रिसेंट वाला है, यानी 11 अगस्त 2022। आप यहाँ पर डेट भी देख पाओगे, ठीक है। तो दोबारा से बनाया गया है, अभी इससे पहले भी ये बनाए जा चुके थे। ओके, तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने अनाउंसमेंट किया ट्विटर पर इसके बारे में। फिलहाल अगर हम लोग ऋषभ पंत के बारे में बात करेंगे तो अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में ये 2016 की टीम 2016 में अंडर 19 भारतीय क्रिकेट टीम के उप कप्तान थे, आगे चलकर के कप्तान भी हुए। फिर जून 2022 में ऋषभ पंत को भारत की कप्तानी करने का मौका मिला, टी20 सीरीज में ये टीम इंडिया के कप्तान थे। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ की जब शुरुआत हुई जनवरी 2021 में तो सबसे पहला वाला अवार्ड इन्हीं को मिला था, ऋषभ पंत को। ब्रांड एम्बेसडर की बात आई है, पिछले दिनों में कुछ ब्रांड एम्बेसडर जो चर्चे में आए थे उनका नाम देखिए। वाणी कपूर को नॉइज के आगामी एक्स फिट 2 सीरीज का स्मार्ट वॉच का बनाया गया ब्रांड एम्बेसडर। नीरज चोपड़ा को कोका कोला के लिम्का स्पोर्ट प्रोडक्ट का बनाया गया, ये टाटा एआईए के भी हैं, टाटा एआईए के भी हैं ये ब्रांड एम्बेसडर। शाहरुख खान को गोदरेज मैजिक बॉडी वॉश का बनाया गया ब्रांड एम्बेसडर। अगला, हाल ही में सिंगापुर का पदांग देश का 75वां राष्ट्रीय स्मारक बना है। इस स्थान का संबंध किस भारतीय नेता से? दोस्तों सिंगापुर का जो पदांग जो है ये संबंधित है सुभाष चंद्र बोस जी से। कारण ये है कि सुभाष चंद्र बोस जी ने दिल्ली चलो अभियान यहीं से शुरू किया था। चलो दिल्ली जो नारा था यहीं पर इन्होंने दिया था और सिंगापुर में ही, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस जी से ये संबंधित है और अभी हाल ही में 75वां राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है सिंगापुर का, ठीक है। तो इस स्थान का संबंध याद रखना है आपको सुभाष चंद्र बोस जी से। 1943 में इन्होंने दिल्ली चलो का नारा वहां पर दिया था।
सिंगापुर के बारे में अगर बात करेंगे, चलिए वर्ल्ड मैप में आपको शो करा देता हूँ। वर्ल्ड मैप में आप देखोगे सबसे पहले ये है अपना प्यारा भारत। यहाँ से आप आओगे मलेशिया की तरफ। मलेशिया आने के लिए कैसे आओगे, आपको आना है इधर, देखिए यहाँ पर राइट साइड में म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, उसके बाद नीचे है मलेशिया, और मलेशिया के जस्ट नीचे छोटा सा एक देश आपको दिख जाएगा, ये है सिंगापुर। ये इतना छोटा देश है, समझिए आप, इतना छोटा देश है सिंगापुर, और इसकी कैपिटल सिंगापुर सिटी है। ओके, और यहाँ के करंट टाइम पे अगर हम लोग बात करेंगे कि प्रेसिडेंट कौन है, तो वह है हलीमा याकूब। कौन है, हलीमा याकूब जो है वो यहाँ के प्रेसिडेंट है करंट टाइम पर। और सिंगापुर डॉलर जो है यहाँ की करेंसी है, ऑफिशियल करेंसी यहाँ की है सिंगापुर डॉलर। ओके, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहली अंडर 16 खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग का आयोजन कहाँ किया जाएगा। यह आयोजन किया जाएगा दोस्तों नई दिल्ली में। अब देखिए अंडर 16 महिला खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग भी शुरू हो चुका है। जैसे आपने देखा खेलो इंडिया के तहत, खेलो इंडिया गेम्स के तहत बहुत सारे टाइप के इवेंट शुरू हुए। जैसे कि सबसे पहले तो खेलो इंडिया यूथ गेम शुरू हुआ, फिर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम शुरू हुआ, खेलो इंडिया हॉकी गेम शुरू हुआ, खेलो इंडिया विंटर गेम शुरू हुआ। अभी यहाँ पर देखिए खेलो इंडिया अंडर 16 का महिला हॉकी लीग शुरू हुआ है। तो अब ये खेलो इंडिया के तहत चल रहा है, क्योंकि खेलो इंडिया काफी ज्यादा सक्सेस रहा है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम टू होस्ट फेज 1 ऑफ फर्स्ट खेलो इंडिया विमेंस हॉकी लीग अंडर 16। तो ये नई दिल्ली में होगा पहला मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित होगा पहला खेलो इंडिया अंडर 16 का महिला हॉकी लीग। 16 टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं। 16 अगस्त से 23 अगस्त के बीच में आयोजित किए जाएंगे। पहले चरण में 56 मैच खेले जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसके लिए पुरस्कार राशि में कहा गया है कि 15.5 लाख रुपए दिया जाएगा विनर्स को, और टोटल 53.72 लाख रुपए आवंटित किए जाने हैं। क्लियर। खेलो इंडिया गेम्स आया है, तो दोस्तों याद रखना है इस बार के इवेंट में कुछ। खेलो इंडिया यूथ गेम की बात करें तो चौथा संस्करण पंचकुला हरियाणा में हुआ, और हरियाणा ने ही सबसे ज्यादा मेडल जीते। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की बात करेंगे तो दूसरा संस्करण था, और दूसरा संस्करण कहां पर हुआ, कर्नाटक में हुआ। और कर्नाटक में दोस्तों जैन यूनिवर्सिटी जो है, जैन यूनिवर्सिटी इस सबसे ज्यादा मेडल जीत रखे हैं। क्लियर। खेलो इंडिया विंटर गेम ये लद्दाख ही जीतता है इसमें सबसे ज्यादा बार। अगला क्वेश्चन है, मैक्सिकन राष्ट्रपति द्वारा विश्व शांति आयोग का प्रस्ताव रखा गया, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों। अभी हाल ही में मैक्सिको के प्रेसिडेंट के द्वारा विश्व शांति आयोग वर्ल्ड पीस कमीशन स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव रखा गया है, और इस प्रस्ताव में यह कहा गया है कि दुनिया भर के 3 बड़े नेता पोप फ्रांसिस, नरेंद्र मोदी, एंटोनियो गुटरेस, इन तीनों को शामिल किया जाए, इस कमीशन में अध्यक्षता दी जाए। उपरोक्त सभी यहाँ पर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर यह कहा गया है कि दुनिया भर में पीस को स्थापित करने के लिए इन 3 बड़े नेताओं को सामने आना चाहिए, इनको जिम्मेदारी देना चाहिए, एक इसके लिए एक कमीशन बनाना चाहिए, विश्व शांति आयोग एक बनाना चाहिए, और उसमें अध्यक्षता इन तीनों को देना चाहिए। तो यहाँ पर आप आर्टिकल भी देख पाओगे इसके रिगार्डिंग। मैक्सिकन प्रेसिडेंट बेट्स फॉर पीएम मोदी वांट्स हिम इन 3 मेंबर कमीशन टू रिस्टोर द वर्ल्ड पीस। आप देख पाओगे दुनिया भर के बड़े बड़े देशों में भारत को विश्व शांति स्थापित करने के लिए भारत के प्राइम मिनिस्टर को चुना जाना, ये बहुत ही बड़े गर्व की बात है हम सभी लोगों के लिए। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ऐसे बड़े कमीशन में, विश्व शांति स्थापित करने वाले कमीशन के लिए प्रपोज किए गए हैं, और ये एक प्राउड मोमेंट है। फिलहाल मैक्सिकन प्रेसिडेंट एड्रेस जो मैनुअल लेपोज हैं अब्राडोर, इन्होंने 5 साल के लिए ये कमीशन बनाने के लिए प्रस्ताव दिया हुआ है, और इसमें 3 जो बड़े लीडर है, पोप फ्रांसिस आप जानते हो, और इसके अलावा जो यूएनओ के महासचिव हैं एंटोनियो गुटरेस, और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन तीनों को इसमें अध्यक्षता सौंपी जाने की बात करी गई है। क्लियर है। जो दुनिया भर के जो युद्ध हो रहे हैं ना जगह जगह पर, इनमें शांति स्थापित करने के लिए ये लोग आग्रह करेंगे। अब अगला क्वेश्चन, किस कंपनी के चेयरमैन अमित बर्मन ने इस्तीफा दे दिया। अमित बर्मन, इन्होंने डाबर के कंपनी से इस्तीफा दे दिया है, डाबर के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है अमित बर्मन ने। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, डाबर चेयरमैन अमित बर्मन रिजाइन टू कंटिन्यू एज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ये चेयरमैन के पद से इस्तीफा तो दे दिए हैं, लेकिन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में अभी फिलहाल ये कंटिन्यू रहेंगे। 1999 में ये डाबर को डाबर फूड के सीईओ के रूप में लेकर चला रहे थे, और आगे चल करके ये कंपनी के चेयरमैन भी बने। फिलहाल इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। 1884 में इसकी स्थापना हुई थी। गाजियाबाद में हेडक्वार्टर है, सीईओ है मोहित मल्होत्रा। क्लियर। पिछले कुछ दिनों में कुछ और भी इस्तीफे दिए गए, इनको भी आप लोग रिमाइंड कर लेंगे। बिहार के सीएम नीतीश
कुमार ने इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद फिर 8वीं बार शपथ लिए। इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी ने इस्तीफा दे दिया था। नरेंद्र बत्रा ने FIH, IOC और IOA से इस्तीफा दे दिया था। श्रीलंका के प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे ने इस्तीफा दे दिया, वहां के राष्ट्रपति ने भी इस्तीफा दे दिया था। रनिल विक्रमसिंघे अब जाकर के प्रेसिडेंट बन गए हैं। ब्रिटेन देश के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी इस्तीफा दे दिया था रिसेंटली। वहां पर अब नए प्राइम मिनिस्टर को चुना जाना बाकी है। क्लियर? तो ये तो थे दोस्तों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपने वीडियो पसंद किया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इसे अपने दोस्तों के पास, और आप कमेंट करके हमें बेस्ट पार्ट इसका बता सकते हैं। फेस्टिवल ऑफर अभी भी कंटिन्यू है, 70% का आप डिस्काउंट पा सकते हो अगर आप कूपन कोड में आज़ादी यूज करते हो तो AZAZDI। अगर आप ये कूपन कोड डालते हैं तो आपको किसी भी कोर्स में 70% का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। अब लास्ट एक क्वेश्चन, शतरंज ओलंपियाड में मसाल रिले की शुरुआत 2022 से ही हुई है, इसी बार से हुई है। स्वनिर्भर नारी योजना असम की है। इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में जिन लोगों ने डिटेल में आंसर किया था उनके नाम यहाँ पर हैं: विनय प्रजापति, रविशंकर, स्वर्णेश्वर कुमार, राहुल चौहान, रविकांत कुमार, नीलम भारद्वाज, राजन तिवारी, नेहा गुप्ता, रोहित कुमार और निशा यादव। ओके, चलिए अब बात करेंगे हम लोग आज के दिन के क्वेश्चन की। आज आपको बताना है बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था, किस राज्य के रूप में अलग हुआ था, ठीक है। किस अनुच्छेद के तहत भारत का राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। दोनों क्वेश्चन के बारे में आपको जो पता होगा डिटेल में जरूर प्रयास करना लिखने का, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लिखने का। इसकी क्विज जाकर के आप सॉल्व कर लो MZT ऐप पर, और PDF भी आप वहीं से डाउनलोड कर सकते हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों जुड़ने के लिए, पूरा एंड तक वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।